नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट, सी टेट व अन्य राज्य में जितने भी टेट हुए हैं सभी का कुल 66 सवाल पेपर की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकेंड को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस श्रृंखला के माध्यम से लगभग 2000 प्रश्न आएंगे, जिसमें से चैप्टर वाइज यानी कि ईयर वाइज जो भी एग्जाम में पूछे गए यूपी टेट में सभी को शामिल किया गया है। प्यारे साथियों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग हमारा सहयोग कीजिए। मैं आप सबके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा, जो कि 100% ट्रूथ है, यानी कि सत्य रहेंगे और गारंटी के साथ रहेंगे। और जो भी इसमें कमियाँ रहेगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका सुधार करूँगा और आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आऊँगा और बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहीं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का पेपर 2 है, जिसमें भाग 1 बाल विकास एवं अभिज्ञान यानी कि शिक्षा शास्त्र, ठीक है, इंग्लिश में से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कुछ भी कहिए लेकिन इंग्लिश में यही होता है। आइए देखते हैं प्रश्नों की प्रकृति, आयोग ने किस प्रकार से प्रश्नों को बनाया है और समझते हैं कि इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आते भी हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। सर्वाधिक वांछनीय यानी कि वांछनीय मीन्स क्या होता है, वांछनीय मीन्स सबसे अच्छा। ठीक है, सबसे अच्छा मापक उपकरण कौन सा है, आप देखिए ऑप्शन देकर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है विश्वसनीयता, बी वस्तुनिष्ठता, सी वैधता, डी मानक। कौन सा सबसे अच्छा है, वैधता। वैधता में विश्वसनीयता भी शामिल होती है और वस्तुनिष्ठता भी शामिल होती है और मानक भी शामिल होता है। जब कोई भी वस्तु वैध है, यानी कि जब आप इंटर किए हैं, ठीक है, जब आप 12 पढ़ चुके हैं तो 10 तो आप पास ही होंगे, 8 भी पास होंगे, 9 भी पास होंगे। इसलिए ये सभी सारी चीज़ें 12th के अंदर आ जाती हैं, इसलिए इसे वैधता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल इसलिए मैं दिया कि ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जब कोई भी चीज़ या वस्तु वैध होती है यानी कि सही होती है तो सबसे ज़्यादा अच्छी वही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, थर्स्टन तथा लिंकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। ठीक है, ए बुद्धिलब्धि, बी मूल्य, सी आवृत्ति, डी व्यक्तित्व। थर्स्टन तथा लिंकर्ट किससे संबंधित है, जल्दी से बताइएगा प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आवृत्ति किससे संबंधित है, थर्स्टन तथा लिंकर्ट। इन्होंने किसका मापन किया, आवृत्ति का किया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। घटक यानी कंपोनेंट्स, यानी कि उसका किसका भाग है उत्सुकता परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मकता, बी अभिप्रेरण यानी मोटिवेट या मोटिवेशन कहिए, सी रुचि, डी बुद्धि। उत्सुकता यानी कि सीखने की इच्छा, ठीक है, जिज्ञासा, जिसे जिज्ञासा भी कहा जाता है। ठीक है, यह किससे संबंधित है, क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता, जिसमें सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी होगी वह सीखने की इच्छा उसके अंदर जागृत होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सृजनात्मकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। ए मौलिकता, बी मितव्ययिता, सी प्रवाह, डी उपयोगिता। इनमें से कौन जो है कि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा, डी से हो जाएगा मितव्ययिता। मितव्ययिता मतलब कि कम बोलने वाला, मितभाषी कहते हैं, और मितव्ययिता यानी कम खर्च करने वाला। ठीक है, कम खर्च करने वाला, यह सृजनात्मकता के क्षेत्र में कम खर्च करने वाला नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों आएंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी सृजनात्मक के क्षेत्र में आएंगे, जबकि ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गैगने निम्न में से किससे संबंधित है। ए अधिगम का श्रेणी क्रम, बी अधिगम के सिद्धांत, सी अधिगम का मूल्यांकन, डी अधिगम का प्रबंधन। किससे संबंधित है गैगने, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, अधिगम का श्रेणी क्रम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कौन सा, अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम का श्रेणी क्रम सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है। कौन सा सत्य है, ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, बी कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, सी कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, डी बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी आयु, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, इसे व्युत्क्रमी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। ए सृजनात्मकता, बी व्यक्तित्व, सी अभिरुचि,
डी दबाव। व्यक्तित्व के क्षेत्र में 16 पीएफ का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट क्या है, 16 पीएफ से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? ए कैटल, बी थर्स्टन, सी गिलफोर्ड, डी स्पीयरमैन। तरल मोजेक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। यह प्रसिद्ध सिद्धांत जो है कैटल का है, ठीक है, कैटल। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? ए खेल का मैदान, बी सभागार, सी घर, डी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। जी हाँ दोस्तों, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास किससे सबसे अच्छा होता है? विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से है? ए आवश्यकता, बी प्रेरक, सी चालक, डी इच्छा। अभिप्रेरणा का स्रोत कौन कौन सा है? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आवश्यकता। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी आप मोटिवेट होते हैं सीखने के लिए, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को क्या कहा जाता है? ए सीखना, बी सोचना, सी क्रिया करना, डी कल्पना करना। कौन सा सही होगा? सीखना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब भी व्यवहार में परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन किसके द्वारा होता है? सीखने के द्वारा, अधिगम के द्वारा। जब आप पढ़ते लिखते हैं तो आपके व्यवहार में ऑटोमेटिक परिवर्तन होने लगता है, ठीक है, इसलिए इसे सीखना या अधिगम, इंग्लिश में लर्निंग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? ए पहचान, बी पुनः स्मरण, सी धारण, डी अनुभूति। स्मृति से संबंधित कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइएगा प्यारे साथियों। अनुभूति यानी कि अनुभव क्या है? यह मेमोरी से संबंधित नहीं है, ठीक है। बाकी पहचान करना भी मेमोरी से संबंधित है, पुनः स्मरण यानी याद करना, धारण यानी ज्ञान सीखना, ये तीनों स्मृति से संबंधित है, जबकि अनुभूति स्मृति से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? क्या कहा जाता है इनके सिद्धांत को? ए आवश्यकता का सिद्धांत, बी शारीरिक सिद्धांत, सी दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, डी अंतर्नोद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहा जाता है मैस्लो का? जल्दी से बताइएगा साथियों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत यानी मोटिवेशन का सिद्धांत। अभी यह प्रश्न इसके पहले भी पूछा जा चुका है, इसी श्रृंखला में। अभी क्वेश्चन नंबर कितने में आया था आवश्यकता का सिद्धांत? 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में भी प्रेरणा से पूछा गया था, इसलिए 2 प्रश्न यहीं से आ गए हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़िए और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या प्रश्न तैयार कर लीजिए, 2 में से एक प्रश्न पक्का आएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर होती है यानी कि अच्छी होती है? ए सत्ताधारी नेतृत्व, बी हस्तक्षेपी नेतृत्व, सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा नेतृत्व सबसे अच्छी होती है? डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व जो है कि कक्षा में सबसे अच्छा शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए सबसे अच्छा होता है, ठीक है। सबको स्वतंत्रता देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना यह अध्ययन का केंद्र बिंदु है। किसने कहा है? ठीक है, किसने कहा है? ए सैफर, यह सैफर है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है प्यारे साथियों, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ए सैफर, बी ड्रेवर, सी हेडफील्ड, डी लैडेल। किसने दिया था? सैफर ड्रेवर ने दिया था। किसने दिया था? ड्रेवर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ड्रेवर का परिभाषा है, इस परिभाषा को नोट कर लीजिएगा। परिभाषाओं से संबंधित एक प्रश्न जरूर आते हैं और परिभाषाएं वही पूछी जाती हैं जो एग्जाम में आया रहता है, ठीक है, नई परिभाषा नहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? ए लड़ाई वाले खेल, बी बौद्धिक खेल, सी प्रायोगिक खेल, डी गतिमान खेल। चेस तथा कार्ड को किसमें प्रयोग किया जाता है? बौद्धिक खेल में, ठीक है, बौद्धिक खेल में। अगला क्वेश्चन है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है, ठीक है, अभिवृत्ति संप्रत्यय या सिद्धांत किसे है? ए संज्ञानपरक, बी संवेगात्मक, सी क्रियापरक, डी ये सभी। अभिवृत्ति किससे संबंधित है? जल्दी से बताइएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी ये सभी। अभिवृत्ति में क्या है? संज्ञान भी होता है, संवेग भी होता है और क्रियापरक कार्य भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी से होगा, ये सभी शामिल है किसमें? अभिवृत्ति संप्रत्यय में।
यानी वृत्ति सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? ए, सीखने की क्षमता है। बी, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। सी, या तो ए या तो बी। डी, ए और बी दोनों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता दोनों बुद्धि के अनुसार सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे संबंध है? जल्दी से बताइए। ए, तर्क। बी, बोध। सी, चिंतन। डी, विवेक। किसका संबंध? अधिगम का संबंध किससे होता है? अधिगम का संबंध सीखने से होता है। ठीक है, सीखने से। जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं तो उसे अधिगम कहते हैं। और सीखते कैसे हैं? बुद्धि से। सीखते हैं तो क्या होता है? ज्ञान होता है। और ज्ञान को क्या कहा जाता है? बोध कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बोध। ठीक है, बोध या अवबोध भी कहा जाता है ज्ञान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थानडाई के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थानडाई के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का कौन सा आधार है? ए, शारीरिक गठन और शक्ल सूरत। बी, रचनात्मकता और मौलिकता। सी, समायोजन और बुद्धि। डी, चिंतन और कल्पना। थानडाई का व्यक्तित्व का वर्गीकरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चिंतन और कल्पना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चिंतन और कल्पना के अनुसार थानडाई ने 3 प्रकार का वर्गीकरण किया था व्यक्तित्व का, यानी पर्सनालिटी का। पहला है सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, दूसरा प्रत्यय विचारक व्यक्तित्व, तीसरा स्थूल विचारक व्यक्तित्व। ठीक है, ये 3 वर्गीकरण कौन किया था? थानडाई ने किया था। किसके? चिंतन और कल्पना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भूलने का सिद्धांत है? ए, प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध। बी, प्रतीपकारी अवरोध। सी, प्रतिबोधित अवरोध। डी, प्रतीक्षायित अवरोध। भूलने का सिद्धांत कौन सा है? प्रतीपकारी अवरोध। प्रतीपकारी अवरोध भूलने का सिद्धांत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्रतीपकारी अवरोध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं एक के सिवाय। इन चारों में से किसके सिवाय? ठीक है, इन चारों में से किसके सिवाय जो है कि मानसिक विकार को दर्शाता है, उसको देखना है। ठीक है, ए, भग्नाशा के। बी, संबंध के। सी, तनाव के। डी, चिंता के। किसके? संबंध के सिवाय क्या है? बाकी सब मानसिक विकार है। ठीक है, भग्नाशा भी मानसिक विकार है, तनाव भी मानसिक विकार है, चिंता भी मानसिक विकार है, और जबकि संबंध क्या है? मानसिक विकार नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को दर्शाते हैं। यह क्वेश्चन हो चुका है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ए, किशोरावस्था। बी, प्रौढ़ावस्था। सी, मध्यावस्था। डी, वृद्धावस्था। विकास की किस अवस्था को जो है कि अत्यधिक दबाव और तनाव काल कहा गया है? किशोरावस्था को। ठीक है, जब बालक किशोरावस्था में आता है, यानी 12 से 18 वर्ष के बीच में जैसे ही प्रवेश करता है, तो तमाम प्रकार की तनाव उसके अंदर पैदा होती हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी पेशा से लेकर संबंधित तनाव, प्रेम प्रसंग भी चलने लगता है, सामाजिक तनाव, तमाम तनाव आ जाते हैं। इसलिए किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? अत्यधिक दबाव एवं तनाव का काल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया था। किस पर किया था प्रयोग? ए, खरगोश पर। बी, कुत्ते पर। सी, चूहे पर। डी, बिल्ले पर। किस पर किया था पावलोव ने? कुत्ते पर किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। प्यारे साथियों, प्रयोग से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं और प्रयोगकर्ता हैं, उनको और उनके सिद्धांत और किस पर प्रयोग किए हैं, इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इतना आप 3 चीज़ याद कर लेंगे तो आपका एक प्रश्न पक्का हो जाएगा गारंटी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीखने के वक्र हैं। वक्र यानी कि रेखा क्या है? ए, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। बी, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं। सी, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं। डी, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। सीखने का वक्र किसका सूचक है? जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, सीखने की प्रगति के सूचक। क्योंकि जब बालक या व्यक्ति कोई भी चीज़ सीखता है तो ऐसे ये रेखा किसकी सूचक है? सीखने की प्रगति के सूचक है। ठीक है, ये रेखा किसके सूचक है? सीखने के प्रगति में पहले हुई, बाद में कम हो रही है। ठीक है, और ये रेखा किसकी सूचक है? ऐसे जाते हुए बीच में ऐसे हो जाता है, ये सीखने का पठार है। ठीक है, ऐसे ऐसे रेखाएं जो है कि सीखने के प्रगति के सूचक है, इसे सीखने का वक्र कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ए, विषय वस्तु। बी, विद्यार्थियों की आयु। सी, वैयक्तिक भिन्नता। डी, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए?
वैयक्तिक भिन्नता। कक्षा में यानी क्लास में बालक विभिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं, इसलिए उनकी वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, शिक्षक का यही महत्वपूर्ण कार्य है। अगला क्वेश्चन है, कोट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए परस्परता कहते हैं, बी गतिशीलता कहते हैं, सी रचनात्मकता कहते हैं, डी संगत कहते हैं। क्या कहते हैं कोट लेविन के अनुसार? जल्दी से बताइएगा। कोट लेविन के अनुसार क्या कहते हैं? गतिशीलता। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन को। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध है? ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से किसमें से एक का संबंध इससे है? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध है? ए आवृत्ति, बी बचने, सी स्वीकार्यता, डी समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का घनिष्ठ संबंध है। समायोजन यानी कि समायोजित होना। ठीक है, ऑप्शन उसमें मिलना। ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा? डी समायोजित होना जो है कि घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अत्यधिक स्वतंत्रता देता है? ए संरचनावाद, बी व्यवहारवाद, सी क्रियाशीलतावाद, डी सृजनशीलतावाद। जी हाँ प्यारे साथियों, अधिगमकर्ता को सबसे अधिक स्वतंत्रता कौन देता है? सृजनशीलतावाद। इसलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सृजनशीलतावाद को इंग्लिश में क्रिएटिसिज्म कहते हैं, क्रिएटिविटीसिज्म कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? ए मिश्रित विधि, बी विचार साहचर्य विधि, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है स्मरण यानी कि याद करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि भी है और विचार साहचर्य विधि भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, इसी के साथ 30 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। प्यारे साथियों, अगर हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है, कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसी तरह आप लोग सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे वही करिए। प्यारे साथियों, आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं आप सबके लिए बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। प्यारे साथियों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी कुछ गलतियाँ हो कमेंट करके बताइए, मैं इसका सुधार करूँगा और आप सबके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।